हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनी शुक्ला। आप देख रहे हो एजुकेशन अल्टीमेट। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा दुनिया के 11 प्रमुख अंतरिक्ष संगठन, जिसमें 11वें नंबर पर कनाडा है। दोस्तों, टॉप 11 स्पेस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें 11वें नंबर पर कनाडा का नाम आता है। तो कनाडा के बारे में हम थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। कनाडा गठित वर्ष 1989, वार्षिक बजट 247 मिलियन यूएस डॉलर। कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व अंतरिक्ष प्रयासों में अपने अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और विशेषता का योगदान दिया है। खासकर नासा और ईएसए के साथ काम करते हुए इसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का मोबाइल सर्विसिंग सिस्टम दिया है, जिसमें डेक्स्ट्री, कैंडर्म 2 और कई रोबोटिक वर्कस्टेशन शामिल हैं। और इसमें थोड़ा और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। एजेंसी के पास ऊपरी वायुमंडल से परे कोई रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। यह ज्यादातर अपने उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे अन्य देशों पर निर्भर करता है। हालांकि यह जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि वे कनाडा में निर्मित लॉन्चर बनाने की योजना बना रहे हैं। अब दोस्तों, हम 10वें नंबर का स्पेस एजेंसी जानेंगे। गाइस, ये फोटो यहाँ पे गलती से इस पीडीएफ में आ गई है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर देना, ये वाला पिक्चर। तो हम देखते हैं 10वें नंबर की स्पेस एजेंसी। दोस्तों, 10वें नंबर पर ये है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र फ्रांस। ये है 10वें नंबर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र फ्रांस। और ये इसका एक बहुत ही अच्छा सा फोटो है, आप इसको देख सकते हो। और इसका हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे आप देखें कि गठित वर्ष 1961, वार्षिक बजट 2.43 बिलियन यूएस डॉलर 2018 में। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों पर निर्भर केंद्रित करती है। और यहाँ से आगे क्या है आपको आप देख सकते हो। अंतरिक्ष के नागरिक अनुप्रयोग, अंतरिक्ष तक पहुंच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान, सतत विकास और सुरक्षा और रक्षा। एजेंसी वर्तमान में जर्मनी और अन्य सरकारों के साथ मिलकर मीथेन द्वारा संचालित एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए काम कर रही है। इसका उद्देश्य लागत में भारी कमी लाना और पुनः प्रयोज्य रॉकेट नवीनीकरण की अवधि कम करना है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में है। वे फॉर्मेशन फ्लाइंग नामक एक तकनीकी भी विकसित कर रहे हैं, जिसमें कई उपग्रह और उनके भारी घटकों को एक कड़े नियंत्रण और विन्यास में रखना शामिल है, जो कक्षा में सैकड़ों फीट अलग है। अब हम देखते हैं 9वें नंबर का। गाइस, आप देख सकते हो 9वें नंबर पर ये स्पेस एजेंसी है इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी एएसआई। और इसका एक अच्छा सा फोटो भी आप यहाँ से देख सकते हो। हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसका यहाँ पर गठित वर्ष है 1988, वार्षिक बजट 1.10 बिलियन यूएस डॉलर 2016 में। हालांकि 1988 में स्थापित इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ने कई अनुभव इतालवी वैज्ञानिकों और पहले के राष्ट्रीय संगठनों के काम पर व्यापक रूप से आकर्षित किया। 1996 में उन्होंने एक्सरे ब्रह्मांड की जांच करने के लिए अपना बड़ा उपग्रह मिशन बेपोसैक्स लॉन्च किया। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाद में एजेंसी ने कैसिनी, ह्यूजेंस, मार्क एक्सप्रेस, मार्क रिकोनिसेंस ऑर्बिटर, वीनस एक्सप्रेस, जूनो और एक्सएमएम न्यूटन जैसी कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं में सहयोग किया। इतालवी अंतरिक्ष उद्योग मानव विकास अंतरिक्ष यानी गतिविधियों में भी शामिल है। इसके शटल, बहुउद्देशीय रसद मॉड्यूल, कार्गो कंटेनर, आईएसएस को उपकरणों के भंडारण
और हस्तांतरण में एक महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा और डिटेल इसका दिया गया है। वर्तमान में एजेंसी ईएसए ने के हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन एरियन 5 कार्यक्रम में भागीदार है, जो भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में 11,000 किलोमीटर से अधिक का पेलोड डाल सकता है। और 8वें नंबर पर ये स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जर्मन एयरोस्पेस सेंटर DLR। और इसका एक यहाँ पे अच्छा सा फोटो भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और हम आगे देखते हैं इसके बारे में। गाइस, इसका गठित वर्ष है 1969। वार्षिक बजट 2.55 बिलियन $, 2016 में। जर्मन एयरोस्पेस सेंटर अंतरिक्ष वैमानिकी, परिवहन, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। अपने स्वयं के मिशनों के संचालन के अलावा यह जर्मन संघीय सरकार की ओर से अंतरिक्ष कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन भी करता है। और इसमें थोड़ा और सा डिटेल में दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर ये पूरा एजेंसी अल्ट्रा कुशल कम कार्बन डाइऑक्साइड बिजली उत्पादन और सौरतापीय बिजली उत्पादन प्रौद्योगिकियों और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर काम कर रही है। परिवहन के क्षेत्र में वे गतिशीलता बनाए रख रहे हैं, संसाधनों की बचत कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं और परिवहन सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। उनकी कुछ जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। उनकी कुछ प्रमुख परियोजनाओं में वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली गैलीलियो, मार्स एक्सप्रेस और शटल रडार टोपोग्राफी भी मिशन शामिल है। आने वाले वर्षों में वे प्रणोदन प्रौद्योगिकी, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष मिशन अवधारणाओं जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान करेंगे। और यहाँ पे 7वें नंबर का स्पेस एजेंसी हमारा आ जाता है जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे जैक्सा कहते हैं। ये जैक्सा का मतलब है, ये जे से जापान, ए से एयरोस्पेस, एक्स से एक्सप्लोरेशन, ए से एजेंसी, इसका ये पूरा नाम है। और यहाँ पे एक अच्छा सा फोटो भी मैंने दे रखा है, आप देख सकते हो। ये वाला पूरा फोटो कितना अच्छा लग रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका गठित वर्ष है 1993। बजट 2.03 बिलियन $, 2013 में। जापानी सरकार के समग्र एयरोस्पेस विकास का समर्थन करने के लिए एक मुख्य प्रदर्शन एजेंसी के रूप में डिजाइन किया गया। जैक्सा, ये देख लीजिए, जैक्सा बुनियादी अनुसंधान और विकास से लेकर कार्यान्वयन तक एकीकृत संचालन करता है। यह कई उन्नत मिशनों में शामिल है, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्रमा की संभावित मानव युक्त खोज और क्षुद्र ग्रह की खोज शामिल है। और इसमें से थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है, ये वाला आप देख सकते हो। वे लिए उपग्रह विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। 2005 में उन्होंने मौसम अवलोकन के लिए मल्टी फंक्शनल ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट 1R लॉन्च किया। एक साल बाद उन्होंने सीधे हवाई यातायात में मदद करने के लिए इस उपग्रह का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। और हाल ही में उन्होंने पृथ्वी की निचली कक्षा में पहला केन्याई उपग्रह लॉन्च किया। और थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हो। नासा के साथ चल रही परियोजनाएं वैश्विक वर्षा मापन कोर उपग्रह, एक्वा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरमेंट मिशन है। और इसमें डिटेल में है, परीक्षण संचार प्रौद्योगिकी जैक्सा का मुख्य फोकस रहा है। 2018 में उन्होंने घोषणा की कि वे कीबो ISS मॉड्यूल से लेजर संचार प्रणाली का अध्ययन करने के लिए सोनी के साथ सहयोग करेंगे। और ये गाइस एक स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स, और इसका एक अच्छा सा फोटो है। दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। ये जो स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी है, ये कोई गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी नहीं है, ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ये हमारे वर्ल्ड के दूसरे सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क की है, जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हैं। और हम नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में डिटेल में। इसका गठित वर्ष है 2002।
यहाँ पे देख सकते हो वार्षिक बजट, इसका खुलासा नहीं किया गया क्योंकि यह एक निजी एजेंसी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक प्राइवेट एजेंसी है एलोन मस्क की। और यहाँ से आप नीचे देख सकते हो, एक दशक पहले किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि एक निजी कंपनी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। लेकिन स्पेसएक्स की टीम की महत्वाकांक्षा, समर्पण और कड़ी मेहनत ने लोगों के मन को सचमुच बना दिया है। और इसमें से और डिटेल में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। कंपनी ने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं जो अब तक कोई अन्य निजी अंतरिक्ष नहीं कर पाई है। पहला निजी रूप से वित्तीय पोषित तरल प्रणोदक रॉकेट फॉल्कन 1 2008 में कक्षा में पहुंचा। सेकेंड पॉइंट है, आईएसएस को अंतरिक्ष यान भेजने वाली पहली निजी कंपनी 2012 में ड्रैगन। थर्ड पॉइंट, कक्षीय रॉकेट के लिए पहली प्रणोदक लैंडिंग 2015 में फॉल्कन 9। अगला पॉइंट, कक्षीय रॉकेट का पहला सफल पुनः उपयोग 2017 में फॉल्कन 9। दोस्तों, ये जो एलोन मस्क है, दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हमारे दुनिया में, इनकी एक कंपनी है टेस्ला, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि आज स्पेसएक्स को सबसे सफल निजी अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी के रूप में माना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य कीमत को कम करना और अंतरिक्ष तक पहुंच की विश्वसनीयता में 10 के कारक में सुधार लाना है। यह पढ़ सकते हो, नासा बनाम स्पेसएक्स वे कितने अलग हैं। अब हम आगे देखते हैं। गाइस, स्पेसएक्स के बारे में यहाँ पे और डिटेल में लिखा हुआ है। 2016 में एलोन मस्क सीईओ ने मंगल परिवहन प्रणाली कार्यक्रम की वास्तुकला के मिशन का खुलासा किया। एक साल बाद उन्होंने एक अद्यतन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का अनावरण किया जिसे अब बिल फॉल्कन रॉकेट बीएफआर कहा जाता है। यह सबसे बड़ा और पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य रॉकेट होने की योजना है जिसे 2020 की शुरुआत में निर्धारित किया गया है। और इसके आप थोड़ा और यहाँ पे पढ़ सकते हो। बीएफआर का उपयोग करते हुए कंपनी 2022 में मंगल ग्रह पर 2 मालवाहक जहाजों मानव रहित को उतारने की योजना बना रही है। 2014 में वे पहले लोगों सहित मंगल ग्रह पर 4 अन्य जहाजों को उड़ाएंगे। दोस्तों, 5वें नंबर का जो स्पेस एजेंसी है वो है हमारा भारत का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। गाइस, ये जो इसरो है इसका मैं पूरा नाम आपको बता देता हूँ। ये है, इसका पूरा नाम है, आप लिख सकते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका इसरो का पूरा नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पर डिटेल में। इसका एक बहुत अच्छा सा फोटो है। दोस्तों, ये इसरो हमारे भारत का गर्व है जो 5वें नंबर पर है वर्ल्ड में। और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। गठित वर्ष 1969, वार्षिक बजट 1.5 बिलियन $, 2018 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई बड़े ऑपरेशन किए हैं। और इसमें थोड़ा और डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला डिटेल। एजेंसी बहुउद्देशीय भूस्थिर उपग्रहों, इनसैट और सुदूर संवेदन उपग्रहों IRS की एक श्रृंखला का रखरखाव करती है जो क्रमशः दूर संचार और पृथ्वी अवलोकन के लिए देश की बढ़ती मांग को पूरा कर सकती है। यह मौसम के पूर्वानुमान, नेविगेशन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, टेलीमेडिसिन और खोज और बचाव कार्यों की में सहायता के लिए एप्लीकेशन विशिष्ट उपकरण और उत्पाद भी विकसित करता है। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में हमारे
इसरो के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसरो अपने किफ़ायती और विश्वसनीय प्रक्षेपण प्रणालियों के लिए जाना जाता है। भारत की पहली चंद्रयान 2008 जांच में एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV एक्सएल रॉकेट का उपयोग करके शुरू की गई थी। परियोजना की अनुमति लागत केवल 64 मिलियन US डॉलर थी। 2014 में उन्होंने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा। इस मिशन के लिए कुल खर्च 75 मिलियन US डॉलर था, जिससे यह अब तक का सबसे अधिक लागत प्रभावी मिशन मंगल बन गया है। अब हम आगे देखते हैं। गाइस यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में है। 2017 में इसरो ने PSLV C36 का उपयोग करके एक बार में 104 उपग्रहों को लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनकी प्रगति से प्रभावित होकर सरकार ने इसरो को वार्षिक बजट में 23% की वृद्धि की। एजेंसी पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहनों, सिंगल और 2 स्टेज 2 ऑर्बिट व्हीकल, सेमी क्रायोजेनिक इंजन और मानव स्पेशल फ्लाइट परियोजनाओं के विकास के साथ आगे बढ़ रही है। हम इसमें और आगे देख लेते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो है वो ये स्पेस एजेंसी है, रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस, और इसका एक अच्छा सा फोटो भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। इसका जो गठित वर्ष है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 1992 है, और वार्षिक बजट 3.27 बिलियन US डॉलर 2015 में रिसोर्सेज। रूस में सभी प्रकार की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक समन्वय केंद्र है। यह अंतरिक्ष यात्री परियोजनाओं और पृथ्वी की निगरानी सहित विभिन्न नागरिक गतिविधियों का संचालन करता है, और रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के साथ सैन्य प्रक्षेपण का समन्वय करता है। और यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। नया रोसकोस्मोस स्टेट कॉरपोरेशन का गठन रूसी अंतरिक्ष उद्योग और यूनाइटेड रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन के पुनः राष्ट्रीयकृत विलय के द्वारा किया गया है। हालांकि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में देश का योगदान इन घटनाओं से बहुत पहले से है। और यहाँ पे बहुत बड़ा सा है, ये आप देख सकते हो। 1155 और 1165 के बीच इसके पूर्व सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम ने दुनिया में कई प्रथम स्थान हासिल किए, जिसमें पहला कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम स्पुतनिक 1, अंतरिक्ष में पहला पुरुष यूरी गॉगरिन और महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा, और अधिक ले जाने वाली पहली अंतरिक्ष उड़ान शामिल है। कक्षा में एक चालक दल की तुलना में वोस्खोद 1 और चंद्रमा के आसपास के अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 1 है। यहाँ पे और थोड़ा डिटेल है। सोवियत संघ कार्यक्रम की समाप्ति के ठीक बाद रोसकोमोस का गठन पूरी तरह से अलग युग में हुआ था। अब एजेंसी अन्य देशों को लॉन्च सेवाएं प्रदान करती है और अपने स्वयं के विभिन्न अंतरिक्ष यान मिशन करती है, जैसे ग्लोनोस नेविगेशन उपग्रह, दूरसंचार और सैन्य उपग्रह। साथ ही यह संसाधनों का एक छोटा सा हिस्सा IS में लगा रहा है। गाइस, तीसरे नंबर पर ये स्पेस एजेंसी है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, और इसका एक अच्छा सा फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला फोटो कितना अच्छा है। और इसका गठित वर्ष है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गठित वर्ष 1975, वार्षिक बजट 7 बिलियन US डॉलर 2018 में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सभी सदस्यों की बौद्धिक और वित्तीय संपत्तियों में सामंजस्य स्थापित करके एजेंसी किसी एक यूरोपीय राष्ट्र के दायरे से बहुत दूर गतिविधियां और कार्यक्रमों का प्रबंधन कर सकती है। इसमें और डिटेल में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ESISS के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। अपनी स्थापना के बाद यह सक्रिय रूप से चंद्रमा और अन्य ग्रहों, दूरसंचार प्रक्षेपण वाहनों के विकास और पृथ्वी अवलोकन के लिए मानव रहित
अन्वेषण मिशनों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। एजेंसियों का अपना लॉन्च सिस्टम एरियन, जो पिछले 4 दशकों में कई पीढ़ियों से विकास से गुजरा है। और यहाँ पे और डिटेल में है, ईएस द्वारा विकसित उपग्रहों और उपकरणों ने हमारे सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का दौरा किया है, जिससे मार्स एक्सप्रेस कैसी नासा के सहयोग से विकसित शामिल है, जो 2004 से शनि और उसके चंद्रमाओं की परिक्रमा कर रहा है। गाइस वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन अगला पार्ट नहीं बनाऊंगा, मैं इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस ये आप पढ़ सकते हो, ये बहुत बड़ा है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे वीडियो जल्दी से ख़त्म करना है। और ये दूसरे नंबर का दुनिया का स्पेस एजेंसी है, जो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर का चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी है हमारे वर्ल्ड में। तो मैं और आपको आगे दिखा देता हूँ। गैस यहाँ पे अच्छा सा फोटो भी है, इसका आप देख सकते हो, और हम इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो है इसका गठित वर्ष 1993, वार्षिक बजट 11 बिलियन US डॉलर 2017 में। चीन का राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन राष्ट्रीय स्तर पर सभी अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित सरकारी समझौतों पर हस्ताक्षर करने के जिम्मेदार है। और यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में आप देख सकते हो। दुनिया भर में अन्य अंतरिक्ष संगठनों से के विपरीत CNSIS के साथ शामिल नहीं है। वास्तव में इसका अपना छोटा अंतरिक्ष स्टेशन है। इसके अलावा यह लॉन्ग मार्च नामक एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम के परिवार का उपयोग करके अपने आप में नियमित है। अब गाइस आपका इंतजार खत्म हुआ, अब आप देखेंगे दुनिया का सबसे नंबर 1 स्पेस एजेंसी। गाइस इसका स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो सेव करके आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी, मैं बताऊंगा तब। और आप देख सकते हो, अब ये है पहले नंबर का टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। पहले नंबर का राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा। ये नासा दोस्तों अमेरिका की कंपनी है, आप जानते ही होंगे। और इसका एक अच्छा सा पिक्चर भी यहाँ पे है ये, और इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। गठित वर्ष 1958, वार्षिक बजट 20.7 बिलियन US डॉलर। 6 दशकों से नासा ने शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण का नेतृत्व किया है, जिससे पृथ्वी और अन्य ग्रहों, सौर मंडलों, आकाश गंगाओं और हमारे ब्रह्मांड के बारे में खोज की जा रही है। यह एक स्वतंत्र संगठन है और जो किसी कार्यकारी विभाग का सदस्य नहीं है, लेकिन सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। और ये डिटेल आप देख सकते हो। इसकी स्थापना के बाद से अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों अमेरिका में का नेतृत्व नासा द्वारा किया गया, जिसमें स्काई लैब स्पेस स्टेशन, स्पेस शटल नामक अंतरिक्ष रूप से पुनः प्रयोज्य कम दूरी पृथ्वी कक्षीय अंतरिक्ष यान और सबसे लोकप्रिय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम अपोलो मून लैंडिंग मिशन शामिल है। इसमें और डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। हम में से ज़्यादातर लोग नासा के काम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि यह कितने अलग अलग काम करता है। नासा 4 मिशन निदेशालयों से बना है, और वो 4 मिशन निदेशालय ये हैं: उन्नत विमानन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैमानिकी अनुसंधान, दूसरा है पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन के लिए विज्ञान, तीसरा है अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकियों और अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चौथा है मानव अन्वेषण और संचालन, मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें आप देख सकते हो ISS प्रक्षेपण से संबंधित मिशन है, अंतरिक्ष संचार और परिवहन शामिल है। और ये यहाँ पे और डिटेल में दिया हुआ है। जॉनसन स्पेस सेंटर, जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी, गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और लैंगली रिसर्च सेंटर, कई शोध केंद्र संबद्ध हैं। संगठन ने सफलतापूर्वक 200 से अधिक मानवयुक्त उड़ानें शुरू की हैं, और वे वर्तमान में
70 से अधिक मिशनों पर काम कर रहे हैं। गाइस, ये वीडियो आपको आशा करते हैं अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट करो और ये जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।